नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं, सरल रेखाएं। सरल रेखाएं बात करें तो सबसे पहले मैं सरल रेखा बनाता हूं ग्राफ में। ये हमारा एक्स एक्स है, ये हमारा वाई एक्स है। किसी भी सीधी सरल रेखा को इसके ऊपर दर्शाना है तो हम कुछ इस टाइप से दर्शाएंगे। ये हमारी होगी एक सरल रेखा। हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है कि सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। सरल रेखा का व्यापक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हम नॉर्मली किसी भी सरल रेखा को ax प्लस by प्लस सी के रूप में ही दर्शाते हैं। कोई सा भी हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को हम अटेंड करते हैं, उसकी सरल रेखा को ढूंढते हैं तो लास्ट में हमें इसी फॉर्म में आंसर निकाल के छोड़ना होता है। ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी क्या है? ए बी सी अचर संख्याएं हैं। ए बी सी अचर राशि। यहां पर ए बी सी हमारी रहेगी अचर राशि। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ हमारा व्यापक समीकरण। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की, सरल रेखा की ढाल। सरल रेखा की ढाल क्या होती है? परिभाषा के अनुसार बोला जाए तो धनात्मक एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण। ठीक है दोस्तों, सरल रेखा की ढाल क्या होती है? धनात्मक एक्स एक्स के साथ में बनाया गया कोण। यानी इस सरल रेखा की बात करें तो यहां पर ये जो कोण है वो हमारे पास में इसकी ढाल के रूप में रहेगा। तो ढाल को हम दर्शाते हैं हमेशा m से। जो ढाल है वो दर्शाई जाएगी m से, और m का फॉर्मूला होता है tan थीटा। थीटा हमारा एंगल है। जो यहाँ पर एंगल है वो यहाँ पर रख दीजिए और tan के अंदर मान रख के देखेंगे तो वो उसकी ढाल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हमारी सरल रेखा की ढाल। अब सरल रेखाओं के समीकरण। सरल रेखाओं के समीकरण हमने पहले व्यापक समीकरण तो देखा था कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। यह हमारा व्यापक समीकरण होता है। इसके अलावा अन्य रूपों के अंदर भी हम सरल रेखा के समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, पहला समीकरण है y x के अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण। y x के अंतःखंड रूप में सरल रेखा का क्या समीकरण रहता है? तो इसका फॉर्मूला रहता है y बराबर mx प्लस सी। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हुआ। यहां पर m है हमारे पास ढाल और c है y x पर काटा गया अंतःखंड। जैसे अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं तो यहां पर तो m चला जाएगा इस रेखा के लिए, m बराबर tan थीटा। यहां पर आ जाएगा एंगल, हमें पता है। और c क्या रहेगा? c हमारे पास यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस रहेगी। ये हो गया मूल बिंदु से y x पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई। ये हो जाएगा हमारा c। तो अगला फॉर्मेट हमारा हो गया y x के अंतःखंड रूप में। अब अंतःखंड रूप में है तो मैं अगला ले लेता हूं
अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण। अंतःखंड रूप में हमारे सरल रेखा का क्या समीकरण रहेगा, यानी जब हमारे पास में ढाल दी गई नहीं हो और एक्स एक्स और वाई एक्स के अंतःखंड हमें दिए जाते हैं, तो उस समय पे हम कौन सा फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा अगला फॉर्मूला है। यहां पर ए और बी क्या है, ए है एक्स एक्स पर काटा गया अंतःखंड बी है हमारे पास वाई एक्स पर काटा गया अंतःखंड। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, मैं दोबारा बना लेता हूं। मान लीजिए यहां पर एक सरल रेखा आई, वो इस तरह से होकर गुजर गई। ये हमारे पास में एक्स एक्स है, ये हमारे पास में वाई एक्स है, ये हमारा मूल बिंदु है। तो एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड, ये लंबाई हमारे एक्स एक्स के अंतःखंड की रहेगी, इसका नाम रहेगा ए। ये हमारे पास वाई एक्स के काटा गया अंतःखंड, इसकी लंबाई हमें दी गई है बी। तो x के अपॉन में a कर दीजिए और y के अपॉन में b कर दीजिए इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारे दोनों अक्षों से अंतःखंड के रूप में सरल रेखा का समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले फॉर्मूलों के लिए। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने सरल रेखा के मेनली 3 सूत्र देखे। सबसे पहला था हमारा व्यापक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। उसके बाद में देखा था ढाल रूप में समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम यहां पर ढाल है, सी वाई एक्स का अंतःखंड है। अंतःखंड रूप जिसका फॉर्मूला था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट समीकरण को। एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो एक बिंदु, मान लीजिए कोई जो बिंदु था वो दिया हुआ है x1 और y1। x1 y1 बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो इसका समीकरण रहता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये हमारा अगला समीकरण है एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, जहां पे x1 और y1 दिया गया बिंदु रहेगा, m यहां पर ढाल रहेगी, ढाल हमें दी हुई रहेगी। या फिर क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कहा जाता है कि दी गई रेखा के समांतर एक अन्य रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि इस बिंदु से होकर गुजर रही है। तो बिंदु तो हम यहां पर रख लेंगे, ढाल हम जो रेखा दी गई है उसके समांतर यानी उसकी जो ढाल है वही ढाल हमें यहाँ पे काम में लेनी है। जो समांतर और लंबवत का कंसेप्ट है वो मैं आगे और समझाऊंगा आपको। तो यहां पर हम m को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम में लेंगे। दिया हुआ रहता है m और x1 y1 भी हमें दिया हुआ रहता है। तो ये थी हमारे एक बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा। अब लेता हूं दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा। दो बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x1। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो दो बिंदु थे, जो दो बिंदु हमारे पास कौन से होंगे, x1 y1
और x2 y2। मान लीजिए ये दो बिंदु थे, तो उस समय पे y माइनस y1 y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये समीकरण हम दो बिंदुओं के लिए काम में लेने वाले हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए इन दोनों समीकरणों को, y माइनस y1 x माइनस x1 ये तो सेम है। m का मान ये होता है जब भी दो बिंदुओं से गुजरने वाली कोई सरल रेखा है उसकी ढाल पूछ ली जाए तो ढाल के लिए हम ये डायरेक्ट सूत्र काम में लेंगे। तो अभी तक हमने जो ढाल देखी थी, ढाल m का मान लिया हमने tan थीटा, और इसके बजाय हम कह सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसके अलावा भी ढाल का एक सूत्र होता है, वो होता है dy अपॉन dx, जो कि आपके आउटलाइन के अंदर काम में आता है। dy अपॉन dx एट गिवन पॉइंट p, किसी पॉइंट p के ऊपर हमें dy अपॉन dx का मान रखना होता है, तो हमें मिल जाती है उसकी ढाल। क्योंकि हम जानते हैं जो आउटलाइन काम में लेते हैं वो हम वक्रों के लिए काम में लेते हैं। किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा खींचना या विलंब खींचना, तो हम जानते हैं वक्र के ऊपर हर एक बिंदु पर ढाल अलग होती है। अतः जब भी हम सरल रेखा बनाएंगे तो उस समय पे उस बिंदु का जानना जरूरी है जिस बिंदु पर हम सरल रेखा बनाने वाले हैं। तो ये है हमारे पास ढाल का सूत्र। अब चलते हैं अगली सरल रेखा के लिए। अगली सरल रेखा है हमारी अभिलंब रूप। अभिलंब रूप में सरल रेखा का समीकरण। इसको समझने के लिए मैं एक चित्र बनाता हूं। ये हमारे पास में ग्राफ x एक्सिस, y एक्सिस, ये हमारा मूल बिंदु। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में कोई सरल रेखा है जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो अभिलंब रूप ये कहता है कि हम मूल बिंदु से सामने वाली रेखा पर एक लंब डाल दें, मान लिया पॉइंट A पर। ठीक है, तो यहां पर ये जो OA की दूरी है, OA, इसको दिखाया जाएगा P से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। O से किसी भी रेखा के ऊपर हमने जो लंबवत दूरी देखी है वो कहलाएगी हमारी P, तथा यहां पर x अक्ष के साथ में जो हमारा अभिलंब है उसका कोण का नाम है अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, हमें इस सरल रेखा का नाम, इसका नाम ज्ञात करना था कि इसका समीकरण क्या होगा। तो उस समय पे हम मूल बिंदु से इस रेखा पर अभिलंब खींचते हैं जो कहलाएगा P, और अभिलंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण कहलाएगा अल्फा। तो उस समय पे हमारे पास में समीकरण होता है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P। x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू P, ये हमारे पास में अभिलंब रूप में सरल रेखा का समीकरण होता है। अब नेक्स्ट समीकरण मैं लेता हूं, जो सबसे पहले लेना चाहिए था मुझे, x एक्स का समीकरण। x एक्स, ये जो हमारा x एक्स का ये जो x एक्स नाम की रेखा है ये कहलाती है y इक्वल टू 0। x एक्स के समांतर रेखा, मान लीजिए ये जो रेखा है ये x एक्स के समांतर है। तो इस रेखा के बारे में बात करूं तो मैं x का मान धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, यानी x का मान परिवर्तनशील है। परंतु अगर y का मान देखो तो y का मान हमेशा अचर ही है। यहाँ पर इस बिंदु पे y का मान, इस बिंदु पे y का मान, इस बिंदु पे y का मान सदैव समान रहता है। तो इस रेखा का समीकरण हो गया y बराबर c। यहाँ पे c क्या है, ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास में c, y बराबर c नाम की एक रेखा बन जाएगी। इसी प्रकार से y x का समीकरण x बराबर 0 होता है और y x के
समांतर रेखा का समीकरण x बराबर c होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये और अन्य रेखाएं थी हमारे पास में जिनके समीकरण हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो yx का समीकरण, ये तो हमारा yx था, इसका समीकरण हो गया x बराबर 0, तथा y के समांतर रेखा, तो ये y के समांतर कोई रेखा होगी। इसमें y का मान तो परिवर्तनशील है परंतु x हमेशा अचर है, तो x बराबर c इसका एक समीकरण ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा, सरल रेखा का व्यापक समीकरण, ढाल रूप में समीकरण, अंतःखंड रूप में समीकरण, उसके बाद में हमने लिया था अभिलंब रूप में समीकरण, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू अभिलंब रूप में समीकरण हमने लिया x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। एक बिंदु तथा दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा हुई। इसके अलावा हमने देखा x का समीकरण y बराबर 0, x के समांतर तो y बराबर c, yx का समीकरण जो कि था x बराबर 0, yx के समांतर तो x बराबर c। तो ये तो हुई हमारी सभी प्रकार की रेखाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेखा लेता हूं मैं मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा। क्योंकि अभी तक हमने तिर्यक रेखा ले ली है जो एक्स एक्स और वाई एक्स को काटती है, समांतर रेखाएं ले ली, एक्स एक्स के समांतर ले ली, वाई एक्स के समांतर ले ली। अब मान लीजिए एक ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। ये हमारा एक्स एक्स, ये हमारा वाई एक्स, और यहां से होकर एक रेखा गुजर रही है। तो चलिए यहां पर अगर कोण दिया गया है थीटा, तो इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं m बराबर tan थीटा। हमें ढाल मिल गई। ठीक है, अब अंतःखंड रूप क्या कहता है? जो हमारा ढाल रूप है उसका समीकरण था y बराबर mx प्लस सी। m यहां पर ढाल है, हाँ हमें ढाल का ज्ञात हो चुका है, पता चल गया है ढाल क्या है। अब बच गया हमारे पास c था yx पे काटा गया अंतःखंड। तो yx पे अंतःखंड कब काटा? 0 दूरी पर काटा। तो हमें याद रखना है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा के अंदर अचर संख्या नहीं होती। इसका समीकरण रहेगा y बराबर mx। ठीक है दोस्तों, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx। यहां पर c का मान 0 होता है, अचर पद नहीं होता। जब भी मूल बिंदु की रेखा होगी आप वहां पे अचर पद को हटा दीजिए। अगर क्वेश्चन आता है कि ये एक रेखा है, मान लीजिए समीकरण लिख दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 के समांतर एक ऐसी रेखा ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो मूल बिंदु से जैसे इसको गुजारना है तो वैसे ही हम इसको 5 को हटा देंगे, इसकी जगह क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो ये यहां पर इसके समांतर रेखा हो जाएगी और
मूल बिंदु से गुजरेगी। तो बस सीधा दिमाग में रखना है, मूल बिंदु की हमें हमेशा सी को 0 करना होता है, वहां पर कोई भी अचर पद नहीं होता है। किसी भी सरल रेखा को अंतःखंड रूप में बदलना, किसी भी सरल रेखा को अगर आप अंतःखंड रूप में बदलना चाहते हैं जो कि दी गई है, मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर एक सरल रेखा दे दी और हमें ज्ञात करना है इसका अंतःखंड रूप क्या होगा। तो अंतःखंड रूप आपके दिमाग में होना चाहिए, अंतःखंड रूप था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो सबसे पहले कांस्टेंट जो होता है वो 1 होता है, तो कांस्टेंट यहां पर c है। पहले तो c के लिए देखें तो माइनस का ax माइनस का by इक्वल टू c, पक्षांतरण के द्वारा हमने इन दोनों का पक्षांतरण कर दिया, ये माइनस में हो गए। अब c को 1 बनाना है, 1 बनाना है तो c का डिवाइड कर दें, माइनस का ax अपॉन सी माइनस का by अपॉन सी इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पे c का डिवाइड कर दिया। अब इनको घुमा के नीचे ले लेते हैं, x अपॉन माइनस का सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस का सी अपॉन बी इक्वल टू 1। तो यहां पर ये एक सरल रेखा दी गई थी, अब इसके अकॉर्डिंग जवाब दें तो x पर काटा गया अंतःखंड, अब अंतःखंड की तुलना करें, a x पे काटा गया अंतःखंड a होता है, तो a का मान क्या चल रहा है, माइनस का c अपॉन a। इसी प्रकार से yx पर काटा गया अंतःखंड, yx का अंतःखंड हमेशा होता है b, यहाँ पे b का मान क्या चल रहा है, माइनस का c अपॉन b। तो हम किसी भी सरल रेखा को इस प्रकार से अंतःखंड रूप में भी रूपांतरित कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बेसिक फॉर्मूले जो हैं हमारे, ढाल रूप, अंतःखंड रूप, अभिलंब रूप, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा, ये हमारे पास में हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों।